एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शालू और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं छोटी मुलाकात बड़ी बात। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मिलन एक्सप्रेस के जो भी दर्शक हैं उनको मिलन एक्सप्रेस की टीम से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है छोटी मुलाकात बड़ी बात में। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर बार हम एक नए गेस्ट से आपको रूबरू कराते हैं। जो इस बार के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर संजय गुप्ता जी, वो बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं और उन्होंने हमेशा ही लोगों की मदद की है और हमेशा ही लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि उनका सफ़र क्या रहा, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में किस तरह की कठिनाइयों को झेलते हुए वो आगे बढ़े। आइए उनसे ही मुलाकात है। सर जी, पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलन एक्सप्रेस का भी और आपके सभी दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे बुला के मेरा जो है इंटरव्यू ले रहे हो, आप मेरे को अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं। तो मानव केयर संस्थान की ओर से भी मैं आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई और आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह से आपका बैकग्राउंड है, इसके बारे में बताइए सर। मेरा जो जन्म हुआ है वो गांव सिरसल में हुआ है और सिरसल गांव जो है अभी फ़िलहाल कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पहले करनाल डिस्ट्रिक्ट में था। और मेरी जो प्राइमरी की जो शिक्षा रही है वो भी सिरसल गांव से रही है। 9th तक मैंने वहाँ पे शिक्षा ली है। और जैसे कि सभी का होता है, मध्यम परिवार का गांव में जो लाइफ रहती है काफ़ी स्ट्रगलिंग रहती है। और आज से अगर बात करें तो 30-35 साल पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी। वैसे ही मेरा भी बचपन भी बीता है। और मैंने जो मैट्रिक की है वो यहाँ करनाल से फिर मैंने पढ़ाई की है मैट्रिक की। उसके बाद मैंने ITI की है 2 साल की रेडियो TV से। और मैं खुद जो है ना टेक्निकल उस लाइन में रहा हूँ। और अभी मैं जो है लगभग 2010 से एक संस्था का हमने निर्माण किया और जो है उसके बाद से ये सफ़र लगातार जारी है। हाँ जी सर, आपकी संस्था है मानव केयर संस्थान। तो सर आपने इसकी नींव कब रखी? हमने 2010 में जब जो है ना इस संस्था को 10/10/2010 में एक यादगार के तौर पे कि 10 तारीख 10वां महीना और 2010 में 10:10 पे 10 सदस्यों के साथ इस संस्थान का निर्माण किया। सर, क्या कारण रहा कि आपने जो मानव केयर संस्थान बनाया, इसको बनाने का क्या कारण रहा? जैसे कि मेरा बचपन काफ़ी अभाव में भी बीता है और शुरू से ही संस्कार भी ऐसे रहे हैं कि दूसरों को आप जो है ना हेल्प करना चाहिए। आपको हमारे हिंदू धर्म में भी ये बात है कि आपको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और स्कूल में आज से अगर बात करें लगभग 40 साल पहले तो ये शिक्षा खूब दी जाती थी कि भाई आपको जो है दूसरे लोगों की हेल्प करनी है। तो वही संस्कार हमारे जो है ना बीच में कहीं ना कहीं मेरे माइंड में थे और काफ़ी समय से चल रहा था कि भाई कुछ ऐसा किया जाए। और जब मेरे साथ के समविचारधारा के कुछ लोग मिले तो इस संगठन का निर्माण हुआ और आज तक चल रहा है। सर, आपने जैसे आपकी संस्था का नाम कुछ और भी हो सकता था, मानव केयर संस्थान ही क्यों? बिल्कुल आपकी बात सही है। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने मंथन किया। जैसे कि आप देखते हैं कि भारत की भूमि ऐसी है, यहाँ पे कोई बाहर से आता है तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेती है, कोई लैंग्वेज बाहर से आती है उसको भी एक्सेप्ट कर लेती है। हमारी जो कह लो कि पौराणिक जो भाषा रही है वो संस्कृत रही है और हिंदी हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा इंग्लिश को भी जो है ना हमारी जो संस्कृति ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसमें तीनों शब्द आपको दिखेंगे, मानव केयर संस्थान। तो संस्थान जो है संस्कृत का शब्द है और मानव जो है हिंदी का शब्द है और केयर इंग्लिश का शब्द। तो एक कह सकते हो कि हमारे माइंड में थी बात कि भी एक ऐसा जब हमारे देश ने सभी भाषाओं का मिश्रण है तो हम इसको ऐसा नाम रखें कि जिसको एक थोड़ा सा अच्छे ढंग से हम कह सकें बड़ी बात। सर, एक बात और, आपके संस्थान किस तरह के सामाजिक कार्य करवाते हैं जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके? ऐसे कौन कौन से कार्य हैं सर? हम लोग धरातल से जुड़े हुए सभी कार्य करते हैं जिसको कि समाज को ज़रूरत है। हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, ब्लड डोनेशन करवाते हैं। उसके अलावा प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन करके उसको फिर पेड़ पौधों की देख रेख भी करते हैं। सर, जैसे आपने बात की रक्तदान शिविर की, आप लगवाते हो। सर, अब तक कितने रक्तदान शिविर आपके संस्थान के द्वारा लग चुके हैं सर? हमने पहला रक्तदान शिविर 2011 में लगाया था और उसके बाद से अभी तक हम 56 रक्तदान शिविर लगा चुके हैं। और इन रक्तदान शिविर के माध्यम से 5000 से ज़्यादा यूनिट हम लोग डोनेट कर चुके हैं। हम सारे डोनेशन जो है या तो कल्पना चावला में या सिविल हॉस्पिटल में करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी कैजुअलिटी होती है या कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ जो भी मतलब समाज में कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले जो है ना उसको जो है ना सिविल हॉस्पिटल में या कल्पना चावला में ही उसको रेफ़र किया जाता है। क्योंकि उस टाइम में उसके साथ कोई होता नहीं है नॉर्मली।
तो ब्लड डोनेशन का जो हमारा रहता है कि हम कल्पना चावला में या सिविल हॉस्पिटल में ही करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे ज़रूरत के समय में रक्त मिल सके। सर, और आपने पेड़ लगाने, पौधे लगाने की बात करी, तो पेड़ पौधे तो सभी लगाते हैं, सभी संस्थान लगाते हैं। आपके संस्थान किस तरह से करती है पेड़ पौधे लगाने का कार्य? बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हम आंकड़ों पे जाते हैं तो हर वर्ष जो है ना लाखों पौधे लगते हैं, लेकिन अगर लाखों पौधे लगते हैं और लाखों पौधे चल पाते तो शायद हमारे को ये या किसी को भी समाज में ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। होता यही है कि नर्सरी से पौधे लेके आते हैं, उसके बाद जो है उसको लगाया और बस दैट्स ऑल। लेकिन क्या है, अगर आप पेड़ को लेके आते हो, अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पौधे को नर्सरी से लेके आए ना, तो वो जिम्मेदारी बन गई आपकी कि भाई उस पौधे को आपको पेड़ बनाना है। अगर मान लो आप लेके आए नर्सरी से पौधे को और आपने उसको बाहर फेंक दिया, तो वो एक किस्म से पौधे की हत्या करने वाला काम है। मैं इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूँ। जो ऐसा करते हैं वो बहुत ही गलत काम करते हैं। इससे बेहतर यह है कि उस पौधे को वो नर्सरी में ही रहने दें। तो हमारा जो पर्पज़ रहता है, हम किसी भी पौधे को, जैसे जितने भी पौधे हम लगाते हैं उनकी बाद में हम देख रेख करते हैं, उनको बड़ा करते हैं। इसके लिए बाकायदा हम जो है ना उनके आसपास ट्री गार्ड लगाते हैं और उनकी जो टाइम पे उनको पानी देते हैं। आज मैं कह सकता हूँ, बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि आज हमारे लगाए पेड़ बड़े बड़े हैं और हज़ारों की संख्या में हैं। सर, ट्री गार्ड आपको कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, कहाँ से लाते हो, कौन बिल्कुल, आपको ये हमारे लिए देते हैं? एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके मेरे साथियों का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इस चैलेंज को भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया और मुझे इतना सहयोग किया कि हमने बहुत सारे ट्री गार्ड करनाल में लगाए हैं। और वो ट्री गार्ड का जो भी हमारा जो रहा है कलेक्शन का, हमारे साथियों से ही रहा है। एक ट्री गार्ड लगभग 800 रुपये का बनता है और हमने यहाँ पे सैकड़ों ट्री गार्ड लगाए हैं अपने साथियों के माध्यम से। तो उन साथियों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे को इसके लिए मदद की और हमने उन पेड़ पौधों को जो है ना जहाँ पे बचाने में सहयोग किया। और इसके अलावा आजकल हमने देखो, एक जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हाँ जी सर। अभी क्या है कि अभी इतने सारे ट्री गार्ड करनाल में खाली पड़े हैं। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हम लोग इसको जितने भी पेड़ पौधे लगाते हैं ना, खाली पड़े ट्री गार्ड में लगा देते हैं। आप देखते होंगे कितने सारे पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्री गार्ड लगाया, पौधा लगाया, फ़ोटो खिंचाई, दैट्स ऑल, ख़त्म। उसके बाद क्या है, वो ट्री गार्ड में से पौधा चलता नहीं है। तो हम ऐसे ट्री गार्ड को जो है ना ढूंढते रहते हैं जहाँ पे पौधे नहीं हैं और उन ट्री गार्ड में हम अपने प्लांट लगा देते हैं और बाद में उनकी जो है ना देख रेख करते हैं। तो इससे हमारा जो है ना वो ट्री गार्ड का थोड़ा एक्सपेंस भी कम हो गया और ट्री जो है ना उसको पौधे को प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। सर, आपकी जो संस्था है किस किस कार्य में कार्य क्षेत्र है, मतलब कहाँ किस किस क्षेत्र में कार्य करती है? हम जो है देखो, ब्लड डोनेशन में हम लोग काम करते हैं, हम लोग प्लांटेशन में करते हैं। किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई अगर कहीं पे छूट रही है, जो कि उसको फंड की वजह से छूट रही है, वहाँ पे हम लोग हेल्प करते हैं। इसके सर, अलावा अब तक आप कितने गरीब बच्चों की हेल्प कर चुके हो सर? अभी तक हम देखो ऐसे तो, क्योंकि हमने पीछे एक संध्या क्लासेस भी चलाई थी हमने झुग्गी झोपड़ियों में जाके बच्चों के लिए, बट वो कोरोना काल की वजह से आगे नहीं चल पाई है। लगभग हमने 1 साल बच्चों को पढ़ाया, गरीब बच्चों को। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमने रोज़ उसमें शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी हेल्प करी है। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई जिनकी छूट रही थी, उनको हमने दोबारा से रीएडमिट करवाया है, उनकी जो पेंडिंग फीस भर के करवाया है। और जो अभी भी हमारी नज़र में कोई ऐसा बच्चा आता है जो पढ़ता हो, इंटेलिजेंट हो और उसको कोई फ़ीस की कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको भी हम लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सर, जैसे कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो गरीब कन्याओं की शादी के लिए भी कार्य करती हैं, क्या सर आपकी संस्था इस तरह के कार्य करती है, जैसे गरीब कन्याओं की शादी करनी, उनकी हेल्प करनी, जो फाइनेंशियल तौर पे कमज़ोर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग करते हैं ऐसा। और ऐसा मुझे बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि मेरे साथी इसमें मुझे पूरा सहयोग करते हैं। अभी तक हम लगभग 8-10 लड़कियों की शादी करवा चुके हैं और पूरा उसको जो है ना मन से करते हैं हम लोग। सर, मैं और एक सबसे स्पेशल क्वेश्चन, आपकी संस्था सिर्फ करनाल में ही कार्य करते हैं या जितने भी हरियाणा के क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पे, किस किस जगह पे उनके सोशल वर्क किए जाते हैं आपकी संस्था अभी के द्वारा? हमारी संस्था जो है करनाल और पानीपत डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। करनाल में हमारा अगर बात करें तो हमारा नीलोखेड़ी में हमारा जो है संस्था की ब्रांच है, वहाँ पे भी हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं। कोई जनहित का और कोई काम होता है वो भी करते हैं। इसके अलावा इंद्री में है, गरौंडा में है, इधर जो है बराना में है। तो हम लोग जगह जगह हमारी जैसे ब्रांचेज हैं, अब हम इसका विस्तार करेंगे क्योंकि संस्था ने अभी ग्राउंड लेवल पे काफ़ी काम कर लिया है, स्ट्रेंथ काफ़ी अब हमारे पास हो गई है। जो 10 सदस्यों के साथ हम चले थे, आज हमारे लगभग 1000 सदस्य हैं और अब हमारे पास यहाँ से आगे हम निकलेंगे और मेरे ख्याल से हम पूरे हरियाणा में काम करेंगे। सर, जिस तरह के आप कार्य करते, क्या सरकार ने आपकी मदद करनी चाहिए, किसी भी थ्रू मदद करे, सरकार आपको सहयोग करती है इस मामले में?
कि आप इतने अच्छा काम कर रहे हैं, रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, पेड़ पौधे उगा रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अब सर देखिए कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी रह गई थी, लेकिन आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि पेड़ पौधे लगा के कि जो व्यक्ति है उसको ऑक्सीजन फ्री में मिल सकते हैं। तो सरकार आपको कुछ प्रोत्साहन कर रही है, अपना सहयोग दे रही है इसके लिए सर? देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल वाजिब भी है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि अगर आप काम कर रहे हो तो लोग तो देखते हैं आपको, पर कई बार सरकार आपको नज़रअंदाज कर देती है। ऐसा हो रहा है, आज तक हमारे को सरकार से कोई हेल्प नहीं है। तो सर आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, अगर जो आपके मन में जो भी इच्छा हो अपने इच्छा तो संस्थान देखो के ऐसा है लिए? ना, देखो जो सर, हम लोग कोई भी काम है, देखो उसके लिए हमने कई बार ट्राई भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि हमने अप्रोच करने की कोशिश नहीं की, हमने कई बार ट्राई भी किया। हम लोग ट्री गार्ड के लिए गए हैं, सरकार के पास भी गए हैं, बट नहीं हमारे को कोई हेल्प हो पाई है। पता नहीं कोई रीज़न कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि अगर हमारे पास फंड हो तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, और उसके लिए जो है ना सरकार से भी सर डिमांड चलो ये करते हैं तो कि अगर आप सरकार, हमारे को हेल्प करते हैं तो हम आपके साथ करें। सर ये तो सरकार की बात हुई, आपने फंड की बात करी। जैसे सरकार तो फंड चलो जब मिलेगा, लेकिन क्या आम जनता आपको फंडिंग देती है? जो लोग बिल्कुल, ये आम जो जनता हेल्प की वजह से ही हम लोग काम कर पाते हैं। आम जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो लोग ही हमें हेल्प करते हैं, उसी की वजह से हम लोग कर पाते हैं। देखो मतलब ऐसा नहीं है अकेला कोई भी आदमी कुछ काम नहीं कर सकता। अगर मान लो हम आज की डेट में कोई भी काम करने का प्रोग्राम बनाते हैं तो उस पर एक्सपेंस तो होता ही है। तो वो एक्सपेंस हमारे साथी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, आगे भी जुड़ते जा रहे हैं, वो लोग हम लोग मिल के करते हैं उस काम को। सर अगर जो कोई आपकी मदद करना चाहे, हेल्प करना चाहे, फंड देना चाहे, क्योंकि एक फंड के बिना हम एक संस्था को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 10 लोग तो चला रहे थे लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे, लेकिन अगर जो फंड आए तो उससे वो आप अपने कार्य को और भी बेहतर बना सकते हो। तो अगर जो कोई आपसे जुड़ना चाहता है, ये संस्थान से जुड़ना चाहता है, इसके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर या क्या प्रोसीजर है आपसे जुड़ने का? सर प्रोसीजर ऐसा है, बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। बंदे को अगर एक फार्म भरना होता है, सिंपली एक फार्म भरे और फोटो हमारे को देता है, अपनी आईडी प्रूफ देगा कोई, तो हम उसको अपनी संस्था का सदस्य जो है ना बना लेते हैं और बन जाता है वो सदस्य। और उसके बाद उसको जाना, वो अपनी ड्यूटी समझे, हम समय समय पर उनको सूचित करते रहते हैं कि हम ये काम करेंगे। जो आदमी हमारे को हेल्प करना चाहता है, जो मन से चाहते हैं कि भी समाज सेवा में आगे आना चाहते हैं, उनका बिल्कुल स्वागत है। और उसमें तो ऐसा कोई टिपिकल फॉर्म हमारा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है कि आपका बस एक ही बात है, एक ही हमारी वो है कि आपके अंदर कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, समाज के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। और जहाँ तक बात है कोरोना काल में भी देखा होगा आपने, कोरोना काल में सभी लोग जो है ना अंदर छुप के बैठ गए थे। कोरोना काल में मानव केयर संस्थान ने जितना काम किया शायद बहुत, मैं मानता नहीं कि किसी ने और नहीं किया। सर एक ऐसा मानव, जैसे आपने कोरोना काल की बात की, मानव केयर संस्थान ने पूरी हेल्प करी। सर कोई एक ऐसा वाक्य बताइए कोरोना काल का जो आपके दिल के बहुत नज़दीक हो सर, क्योंकि उस समय इतनी महामारी थी कि लोग बहुत परेशान थे। तो किस मतलब तो संस्थान ने किस प्रकार से लोगों की मदद की कोरोना काल में? कोरोना काल में जो है ना बहुत ही वो क्रूशियल टाइम था, इतना खतरनाक टाइम था, इंसान को हाथ लगाने से घबराता था। और उस समय में देखो संस्था ने बहुत ऐसे काम किए हैं। संस्था ने अगर बात करें राशन वितरण की, हमारे सदस्यों ने कलेक्शन करके राशन वितरण किया। बहुत सारी ऐसी गरीब फैमिली जहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पा रहा था, संस्था के सदस्य वहाँ पे गए हैं, उनको जो है ना हमने राशन का काम किया। कई ऐसे, और एक बात बताता हूँ आपको कि ऐसा भी हो रहा था, किसी को मान लो कोई प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली को कोई कोरोना काल में मान लो किसी को कोरोना हो गया और उसके घर तो कोई बिल्कुल ही नहीं जाता था, कोई सर्विसेज देने के लिए भी नहीं जाता था। कई लोग तो ऐसे थे जिसको मान लो किसी की बिजली ख़राब होगी, किसी की मोटर ख़राब होगी, अब वो कोरोना काल में है तो उसमें वो क्या करेगा, उसके पास तो कोई जाता ही नहीं। तो हमने अपना नंबर बाकायदा इस फेसबुक पे हमने जारी किया अपना नंबर कि किसी को कोरोना काल में कोई भी हेल्प चाहिए, किसी को कोई सर्विसेज चाहिए, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को कोई हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरी भी आई है, बहुत सारे हमने काम कराए भी हैं। जैसे किसी की मोटर ख़राब हो गई है, अब बंदा मान लो पानी के बिना कैसे जिएगा, तो अंदर बंद है वो, तो हमने मोटर ठीक कराई लोगों की। किसी की बिजली ख़राब होगी, बिजली ठीक कराई। तो वो सब चीज़ें भी हमने मतलब कोरोना काल में करी हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि बीमारियां तो उस टाइम में हो रही थी, ब्लड की ज़रूरत भी थी, तो लेकिन ब्लड कैंप्स भी नहीं लग रहे थे जब, तो हमने उसके लिए भी वे आउट निकाला। हमने बाकायदा अपनी गाड़ियों से जो है ना कोरोना के काल के अंदर जो है लोगों को घर से लेते थे हम, और उनको जो है ना सिविल हॉस्पिटल में या कल्पना चावला में ब्लड डोनेशन करा के वापस घर छोड़ते थे। ऐसे करके हमने लगभग 200 के यूनिट करीब की हमने ब्लड डोनेट कराया। सर क्या आपके सामने कोई ऐसे कोरोना काल में आए कि कुछ लोग ब्लड लेने से ही घबरा रहे हों?
कि कोरोना चल रहा है, हम ब्लड नहीं लेते, इस तरह का कोई जैसे हॉस्पिटल हो गए हो, देखो इस हॉस्पिटल तरीके में से कोई चैलेंज आया हो आपके सामने? पहली बात तो देखो हॉस्पिटल में कम लोग जा रहे थे। हाँ जी सर। लेकिन जहाँ पे कोई भी मान लो प्रॉब्लम आती थी, जहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती थी, वो लोग तो जा ही रहे थे, उनको तो मजबूरी थी। तो हमने जिन किनको ब्लड की ज़रूरत है, कम से कम ब्लड की वजह से कोरोना काल में किसी को ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि ब्लड नहीं मिला, मतलब टाइम पे ब्लड मिला सबको, और उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया, मन से हमने मेहनत की है इस काल में। सर जैसे आप जैसे कोई व्यक्ति है जिसको ब्लड चाहिए तो वो आपसे कांटेक्ट करे तो किस तरह, तो आप एक बार अपना कांटेक्ट नंबर बताएं, वो किस तरह आपसे जुड़ सकता है? बिल्कुल, मेरा नंबर 9896159191। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 9896159191। और किसी भी समय, कोई इसमें कोई समय की बाउंडेशन नहीं है। ब्लड के लिए आप मुझे आधी रात को 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी मुझे कह सकते हैं, आपको हमेशा उसके लिए मदद मिलेगी। सर एक बात और, आपका इतना बिजी शेड्यूल है, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, व्यापार भी चला रहे हैं और संस्था भी चला रहे हैं, आप किस तरह अपने टाइम को मैनेज करते हैं? क्योंकि आज का टाइम भागा दौड़ी का है, सभी को अपने काम की जल्दी रहती है। तो सर इस समय में आपने अपने समय को कैसे मैनेज कर रखा है, संस्थान के लिए और बिजनेस के लिए? बेशक ये देखिए, आज के टाइम में ये बहुत बड़ी बात है कि समय निकालना सबसे एक अहम चीज़ है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, कभी भी संस्था के काम के लिए या कभी ब्लड डोनेशन के लिए या किसी भी ऐसी हेल्प के लिए मुझे कभी भी दुकान छोड़नी पड़ती है तो मैं उसके लिए 1 मिनट के लिए भी सोचता नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अगर आपको कुछ करना है तो कुछ अलग करना है तो आपको कुछ करना भी अलग पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर आप एक ही ढर्रे पे चलते जाएंगे तो फिर वही करेंगे जो सब लोग करते हैं। अगर आपको कुछ अलग करना है तो फिर आपको अलग होना पड़ेगा औरों से। तो उस काम के लिए है कि आपको समय तो निकालना पड़ेगा। अगर आपको ये संस्था भी चलानी है, संस्था चलाने के लिए कोई ये नहीं है कि मैं सिर्फ इसको अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए चलाता हूँ। मेरे साथी मेरे साथ आत्मसंतुष्टि के लिए जुड़े हुए हैं। कोई किसी का कोई कमर्शियल लाभ यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोग, क्योंकि उनको एक मन की संतुष्टि होती है, भाई ये हमने किसी को, अगर मान लो 1 यूनिट आपने ब्लड डोनेट करा दिया किसी को, तो हो सकता है परिवार का एक सदस्य बच जाए। लेकिन उस परिवार के एक सदस्य की बात नहीं होती है। जिस परिवार का बेटा है, वो किसी का बाप है, किसी का बच्चा है, तो कहीं ना कहीं आप एक पूरे परिवार की मदद करते हो अगर आप एक ब्लड डोनेशन कराते हो। और आजकल तो टेक्निक ऐसी आ गई है कि एक ब्लड डोनेशन से आप 3 जान बचा सकते हैं, क्योंकि उसको आगे उसके प्लेटलेट अलग कर लेते हैं और जो है ना उसको 2-3 पार्ट में कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप अलग अलग पेशेंट्स को वो चीज़ें दे सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि सभी को ब्लड डोनेशन, जो आजकल युवा हैं, बेसिक खास तौर पे मैं कहूँगा युवा को तो ब्लड डोनेशन के लिए बिल्कुल आगे आना चाहिए। और जो हमारे देश में जो खून की कमी से जो लोग मरते हैं, वो बिल्कुल नहीं मरने चाहिए। उसके लिए हमें चाहे रात को 2 बजे भी उठना पड़े, वो हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई दान नहीं है। सर सबसे अहम बात, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको ऐसा करना चाहिए या एनजीओ बनानी चाहिए? प्रेरणा आपको किससे प्रेरणा मिली ये सब कार्य करने की? प्रेरणा तो देखिए, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी, मतलब ऐसा हमारा माहौल घर में रहा है कि भाई किसी की हेल्प करनी है तो करनी चाहिए। तो ये एक ऐसा ही मन में था कि भाई जैसे समाज में देखते हैं कि भाई और संगठन भी बने हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि भाई संगठन जो है वो सिर्फ अपनों की हेल्प करता है, या कोई मतलब ऐसा काम है जो मतलब लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ कमी रह जाती है। तो हमने भी यही सोचा कि एक संगठन बना के अगर हम ऐसा कुछ कर पाएँ और जो कमी रह जाती हैं उनको हम ठीक करें, और जो है ना समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लाभ करने की कोशिश करें कि भी समाज में कुछ फ़ायदा हो। सर चलो, जो आपने जो सोचा वो आपने किया, ठीक है सर, इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का हाथ होता है, जैसे एक कामयाब इंसान के पीछे, तो आप किसको श्रेय देंगे इसका? मेरा इस बात के लिए मैं अपने परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो मुझे इसके लिए कभी रोकते नहीं हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, जो आप कर रहे हो करते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो मुझे सहयोग भी करते हैं अब तो बल्कि। और मैं अपने साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो एक आवाज़ पे मेरे साथ आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बिना साथियों के मैं नहीं अकेला इस काम को कर पाता। ये बहुत बड़ा काम है और आगे हमें बहुत आगे तक जाना है। मैं अपने साथियों से फिर निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे साथ जो है ना कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहें और हम आगे बहुत दूर तक जाएंगे। ये थे हमारे साथ छोटी मुलाकात बड़ी बात में मिस्टर संजय गुप्ता सर जी, जिन्होंने अपने मानव केयर संस्थान के द्वारा कई यूनिट खून लोगों को दिया है और वो कई रक्तदान शिविर भी लगाते हैं। अगर जो पूरी बात निकल के सामने आई है हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में कि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए, जिससे कि वह दूसरों की जान बचा सके।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हमारे और कार्यक्रम आपके की तरफ सभी से आपका दर्शकों धन्यवाद। को भी मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी भी इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।